नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को ये मनीष रंजन की बुक आपको याद होगा बिहार स्पेशल का, इसके मैं सीरीज करवा रहा था। इसमें एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कवर करवा दिया था। ये सारे मैं क्वेश्चंस इतिहास का स्रोत, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल, 1857 यहाँ तक मैंने करवा देखा था। ये सब मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिर बनते हैं 13, 14, 15, 16। ये 4 चैप्टर हैं जो कि बिहार ज्योग्राफी से संबंधित हैं। और अब बिहार हिस्ट्री का करवा दिया हूँ और बिहार ज्योग्राफी का करवा दूँ। हालांकि कृषि भी है, लेकिन इसमें कुछ नए डेटा का इस्तेमाल करना होता है जो कि आपको मतलब एक प्रैक्टिस सेट से करवा दिया जाएगा। और इसके बाद अगर एक चैप्टर और करवाऊँगा तो इसमें बिहार का मतलब जो पूछे गए बीपीएससी में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करवा दूंगा इसके बाद। और इसके बाद एक राजनीति का करा दूंगा, पॉलिटी। तो इसके अलावा 2 वीडियो और आएगा। ये वीडियो आया, एक और 2 और वीडियो आएंगे। बस फिर बिहार स्पेशल इतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। फिर बिहार से आप करंट अफेयर्स को कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग इसमें से बिहार स्पेशल के इस ज्योग्राफी सेक्शन में हम लोग पहला देखेंगे चैप्टर नंबर 13, स्थिति और एवं उच्चावच। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित कौन सा राज्य है? तो पहला का ए होगा, पूर्वी राज्य है। बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो वो हुआ था 2000 को। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? तो 2000 को हुआ था। बिहार का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो बिहार का वर्तमान स्वरूप है आयताकार। बिहार का वर्तमान स्वरूप कैसा है? आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है? तो 36,357 वर्ग मील। बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है? तो 36,357 वर्ग मील। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा वा राज्य है? तो वो है 14वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का बड़ा राज्य है तो 14वां राज्य। एक्चुअली अब ये भी चेंज कर गया, आप 13 में जा सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वैभवगिरी की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो वो है 380 मीटर। वैभवगिरी की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? 380। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो वो है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की चौड़ाई कितना किलोमीटर है? तो वो है 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है नेपाल से। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। बिहार के कितने ज़िले नेपाल से लगते हैं? तो वो हैं 7। बिहार के कितने ज़िले नेपाल से लगते हैं? तो 7। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से लगता है? तो वो है पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिम चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से लगता है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? तो वो है शिवहर। बाकी सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया लगता है। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? तो शिवहर। बाकी सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी लगता है। बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है बंगाल से। बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो बंगाल से। निम्न में से कौन सा जिला बंगाल से नहीं लगती है? तो वो है अररिया। निम्न में से कौन सा जिला बंगाल से नहीं लगती है? अररिया। बिहार की डैश सीमा पर झारखंड राज्य स्थित है? तो वो है दक्षिण। बिहार की दक्षिण सीमा पर झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श करती है? तो वो है 7। बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श करते हैं? तो वो है 7। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड से लगता है? तो देखिए झारखंड से लगने वाले जिला कौन से हैं? तो वो इस सभी हैं, जमुई, बांका, भागलपुर, बांका, जमुई, ये सारे झारखंड से लगते हैं। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से नहीं लगता है? तो वो है
नालंदा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से नहीं लगता है? तो नालंदा। बाकी नवादा, गया और औरंगाबाद ये झारखंड राज्य से लगता है। बिहार की पश्चिमी सीमा पर डैश राज्य स्थित है? तो आपको पता होगा कौन है? उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो वो हैं 8। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? 8। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है? तो वो है डी, बक्सर, कैमूर, रोहतास। रोहतास, कैमूर, बक्सर। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगता है? तो वो है गया। बाकी सिवान, गोपालगंज, आरा ये उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है। गोपालगंज, सिवान, आरा उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है। राजगीर गिरियक पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट और डैश की प्रधानता है? तो वो है मार्बल। मार्बल। राजगीर गिरियक पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट और मार्बल की प्रधानता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के अंग हैं? तो वो हैं चकाई पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़, खड़गपुर पहाड़। निम्न में से कौन पहाड़ी क्षेत्र नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के अंग हैं? खड़गपुर पहाड़, गिद्धेश्वर पहाड़, चकाई पहाड़। खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार डैश से जमुई तक है? तो वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। खड़गपुर की पहाड़ी निम्न में से किस स्वरूप की है? खड़गपुर की पहाड़ी निम्न में से किसके स्वरूप है? तो देखिए किसका है आंसर, क्या हो जाएगा? तो त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। खड़गपुर की पहाड़ी निम्न में से किसकी प्रधानता है? तो यहाँ प्रधानता है क्वार्टजाइट का। खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से किसकी प्रधानता है? तो क्वार्टजाइट का। बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? तो वो है 13। बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? 13। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो वो हैं 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो वो है शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा। राज्य की सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला स्थित है? तो वो है जमुई और गया। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला स्थित है? तो गया और जमुई। राज्य का सबसे उत्तरी जिला निम्न में से कौन है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। राज्य का सबसे उत्तरी जिला निम्न में से कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो कैमूर है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर। राज्य का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन है? तो वो है किशनगंज। राज्य का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन है? किशनगंज। बिहार राज्य डैश रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो है कर्क। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार के संरचनात्मक दृष्टिकोण से डैश कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है, बी ऑप्शन होगा। बिहार के संरचनात्मक दृष्टिकोण से डैश कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन काल तक। प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है विंध्य, धारवाड़, दक्कन। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है? तो दक्कन, धारवाड़, विंध्य। मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस युग में निर्मित हुआ है? तो वो हुआ है प्लास्टोसीन। मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस युग में निर्मित हुआ है? तो प्लास्टोसीन। बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो वो है इसका आंसर दक्कन। बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? दक्कन। बिहार के किस जिले में धारवाड़ युगीन चट्टानें मिलती है? तो वो मिलती है नवादा, जमुई, मुंगेर। बिहार के किस जिले में धारवाड़ युगीन चट्टानें मिलती है? मुंगेर, जमुई, नवादा। बिहार के दक्षिणी जिले में स्थित पहाड़ किस भाग का है? तो वो है
छोटा नागपुर पठार का बिहार के दक्षिणी जिले में स्थित पहाड़ किसका भाग है? तो छोटा नागपुर पठार का। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फिलाइट, क्वार्टजाइट और स्लेट। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मूलतः है, ये कहाँ है, क्या है, कहाँ है? तो ये है आग्नेय चट्टान में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मूलतः आग्नेय है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तब वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती है? तो वो मिलता है कैमूर और रोहतास। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती है? तो रोहतास और कैमूर में। निम्न में से किस नदी घाटी में विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोन। निम्न में से किस नदी घाटी में विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है? सोन। विंध्यन क्रम की चट्टानों में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? तो वो मिलता है पायराइट, सॉरी निम्न पायरा एक सेकंड थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट कट कर देता हूँ। हाँ, 50 नंबर से देखिए। विंध्यन क्रम की चट्टानों में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? तब वो मिलता है पायराइट। विंध्यन क्रम की चट्टानों में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? पायराइट। पायराइट खनिज से क्या निकलता है? तब वो निकलता है गंधक। पायराइट खनिज से क्या निकलता है? गंधक। निम्न में से क्या विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है? तब वो होती है प्राप्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट। विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट। दक्षिण बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं? तब वो पाए जाते हैं बांका। दक्षिणी बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं? बांका। टर्शियरी चट्टान हिमालय के दक्षिण डैश में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है शिवालिक श्रेणी। टर्शियरी चट्टान हिमालय के दक्षिणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। बिहार में टर्शियरी श्रेणी में कैसी चट्टानें मिलती है? तो वो मिलती है बालू पत्थर और बोल्डर क्ले। बालू पत्थर और बोल्डर क्ले। बिहार में टर्शियरी श्रेणी में कैसी चट्टानें मिलती है? तो बालू पत्थर और बोल्डर क्ले। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण टर्शियरी क्रम की चट्टानों में डैश मिलता है। क्या मिलता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलता है। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण टर्शियरी क्रम की चट्टानों में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कैसी चट्टानें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है क्वाटरनरी, विंध्यन, टर्शियरी चट्टान। बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कैसी चट्टानें पाई जाती है? तो टर्शियरी चट्टान, विंध्यन चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना फीट है? तो वो कितना फीट है? तो वो है 173 फीट। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट है। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो वो है 53 मीटर। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो 53 मीटर। बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वो है 3। बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वो है 3। पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की डैश श्रेणी का विस्तार है? तो वो है शिवालिक। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो वो है 932। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 932। बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 80 से 250 मीटर। बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो 80 से 250 मीटर। शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को कितने उप विभाग में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 3। शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को कितने उप विभाग में बांटा गया है? तो 3। निम्न में से कौन शिवालिक श्रेणी की उप श्रेणी का अंग है? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा श्रेणी, रामनगर दून। निम्न में से कौन शिवालिक श्रेणी की उप श्रेणी का अंग है? तो रामनगर दून, हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और कितनी किलोमीटर चौड़ी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 8। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। रामनगर दून की ऊंचाई कितने मीटर है? तो रामनगर दून की ऊंचाई 242 मीटर है। रामनगर दून की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 242 मीटर। हरहा घाटी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो है 21 किलोमीटर। हरहा घाटी की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 21 किलोमीटर। हरहा घाटी का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो वो है 214। हरहा घाटी का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 214। सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 784। सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 784। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार को किससे अलग करता है? तब वो करता है नेपाल। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार को किससे अलग करता है? नेपाल। डैश नहर से भिखना ठोरी दर्रा तक फैली सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। तो कहाँ से कहाँ तक? त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रा तक फैली सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में निम्न में से किस दर्रे का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर श्रेणी में निम्न में से किस दर्रे का निर्माण हुआ है? तो सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी डैश एक किला स्थित है। तो वो क्या है? सोमेश्वर किला। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला स्थित है। सोमेश्वर किले की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 880 मीटर। बिहार में तराई प्रदेश गंगा के डैश भाग एवं शिवालिक श्रेणी के समानांतर दक्षिण भाग में पाया जाता है। बिहार में तराई प्रदेश गंगा डैश भाग एवं शिवालिक श्रेणी के समानांतर दक्षिण भाग में पाया जाता है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। 76 का आंसर हो जाएगा ए उत्तर। तराई प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी। तराई प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश किस जिले में फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है किशनगंज अररिया पूर्णिया। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश किस जिले में फैला हुआ है? तो पूर्णिया अररिया किशनगंज। बिहार के तराई प्रदेश में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर। बिहार के तराई प्रदेश में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर। बिहार में गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 9,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 9,650 वर्ग किलोमीटर। गंगा का मैदान बिहार के मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 96.27%। गंगा का मैदान बिहार के मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 96.27। बिहार में गंगा के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई डैश मीटर तक है? तो वो है 75 से 120। बिहार में गंगा के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई 75 से 120 मीटर तक है। उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 56,980। उत्तरी गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 56,980। गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण निम्न में से किस नदी के अवसाद से हुआ है? तो वो हुआ है घाघरा कोसी महानंदा। गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण निम्न में से किस नदी के अवसाद से हुआ है? तो महानंदा कोसी घाघरा। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्न में से किस जिले में है? तो गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्न में से किस जिले से है? तो देख लीजिए किस जिले से है। तो इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। पूर्वी चंपारण में भी है और भागलपुर मुजफ्फरपुर में भी है। भागलपुर मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में भी गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा परित्यक्त एवं विसर्पाकर गोखुर झील एवं डैश का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है चौर। गंगा के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा परित्यक्त एवं विसर्पाकार गोखुर झील एवं
चौर का निर्माण हुआ है। बिहार के उपतराई या भावर क्षेत्र में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कंकड़ बालू। बिहार के उपतराई या भावर क्षेत्र में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है? तो कंकड़ बालू। बिहार के किस जिले में भावर क्षेत्र का विस्तार है? तो वो विस्तार है सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल। बिहार के किस जिले में भावर क्षेत्र का विस्तार है? तो सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांगर क्षेत्र पुराना डैश निक्षेप का क्षेत्र है? तो जलोढ़, बालू, चूना। बांगर क्षेत्र पुराना जलोढ़, बालू, चूना निक्षेप का क्षेत्र है। बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है? तो वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है? तो उत्तर पूरब। खादर क्षेत्र का विस्तार बिहार में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूरब में किस नदी तक है? तो वो है महानंदा नदी तक। खादर क्षेत्र का विस्तार बिहार में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूरब में महानंदा नदी तक है। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संप्राय मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भाग पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो संप्राय मैदान। दक्षिण गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? दक्षिण गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितने वर्ग किलोमीटर है, ये देख लीजिए आंसर। तो ये है डी ऑप्शन, 33,670। 33,670। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है? तो वो है बागमती। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है? बागमती। बिहार में लाल क्षेत्र पटना से डैश तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है? तो वो है मोकामा। बिहार में लाल क्षेत्र पटना से डैश तक 25 किलोमीटर तक की चौड़ाई में फैला है? मोकामा। निम्न में से कौन बिहार में टाल का उदाहरण है? तो वो है डी मोलटाल, सिंधोल टाल, बढ़िया टाल। निम्न में से कौन बिहार में टाल का उदाहरण है? तो बढ़िया टाल, सिंधोल टाल और मोल टाल। निम्न में से कौन मान या चौर का उदाहरण बिहार में स्थित नहीं है? तो वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरिया मन। निम्न में से कौन सा मन चौर का उदाहरण बिहार में स्थित नहीं है? तो केसरिया मन। दक्षिण बिहार की नदी प्रवाह प्रणाली कहलाती है? दक्षिण बिहार की नदी डैश प्रवाह प्रणाली कहलाती है? तो वो कहलाती है पीनेट। दक्षिण बिहार की नदी पीनेट प्रवाह प्रणाली कहलाती है। बिहार का दक्षिणी पठार प्रदेश डैश पठार का सीमांत है? तो वो है, इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर। बिहार का दक्षिणी पठारी प्रदेश छोटा नागपुर पठार का सीमांत है। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की बहुलता है? तब वो है ग्रेनाइट और नीस। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की बहुलता है? ग्रेनाइट और नीस। बिहार में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार किस जिले में है? तो वो है, किस जिले में है? तो मुंगेर, बांका, कैमूर। बिहार में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार किस जिले में है? तो कैमूर, बांका, मुंगेर। निम्न में से कौन सा पठार बिहार के दक्षिणी पठारी प्रदेश का अंग है? तो वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी मुंगेर की पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी, रोहतास का पठार। निम्न में से कौन सा पठार बिहार के दक्षिणी पठारी प्रदेश का अंग है? तो रोहतास का पठार, गिरियक की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर या रोहतास का पठार डैश श्रेणी का पूर्वी भाग है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्य। कैमूर या रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। तो विंध्य श्रेणी का विस्तार 483 किलोमीटर लंबाई में तथा अधिकतम डैश किलोमीटर की चौड़ाई में है? तो वो हो जाएगा आंसर इसका 80। विंध्य श्रेणी का विस्तार 483 किलोमीटर लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में है। विंध्य श्रेणी का विस्तार डैश से प्रारंभ होकर विंध्य श्रेणी का विस्तार डैश से प्रारंभ होकर रोहतास बिहार तक है? इसका सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। विंध्य श्रेणी का विस्तार जबलपुर से प्रारंभ होकर रोहतास बिहार तक है। रोहतास पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई डैश मीटर के बीच है? तो वो हो जाएगा आंसर डी 300 से 450 मीटर के बीच है। रोहतास पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर के बीच है। 107 नंबर कैमूर जो कि रोहतास में है, पठार
बिहार का सबसे ऊंचा भाग है, क्या है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। कैमूर रोहतास पठार का सबसे ऊंचा ऊंचा भाग रोहतासगढ़ है। रोहतासगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 481 मीटर। रोहतासगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? 481 मीटर। कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है? तब वो होता है सोन नदी के द्वारा। कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है? सोन। कैमूर पठार में डैश की अधिकता पाई जाती है? तो बलुआ पत्थर की। कैमूर पठार में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। निम्न में से कौन सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी वैभवगिरी पहाड़ी है। निम्न में से कौन सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो वैभवगिरी। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र गया के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख अंग है? तो ये हो जाएगा जेठियन, हल्दिया, हिंडाज। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र गया की पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख अंग है? तो हिंडाज, जेठियन, हल्दिया। गया शहर के आसपास निम्न में से कौन पहाड़ी स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा करमशिला। गया शहर के आसपास निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? तो करमशिला। जहानाबाद और गया जिले के सीमा पर बराबर एवं किसकी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का नागार्जुनी पक्की पहाड़ी स्थित है। जहानाबाद और गया जिला की सीमा पर बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियाँ स्थित है। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र के रूप में किस जिले में स्थित है? तो वो है नालंदा। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो नालंदा। निम्न में से कौन राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र का अंग है? तो वो है पीर, विपुलगिरी और वैभवगिरी। निम्न में से कौन राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र का अंग है? तो वैभवगिरी, विपुलगिरी और पीर। अब देख लेते हैं भौगोलिक प्रदेश। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन हैं, तो आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश बिहार का अंग नहीं है? तो अरावली का पठारी प्रदेश बिहार का अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश बिहार का अंग नहीं है? तो अरावली का पठारी प्रदेश। प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो 10। प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? 10। निम्न में से कौन प्रदेश प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह द्वारा बांटा गया बिहार का क्षेत्र है? तो वो है गंगा दियारा, गंडक कोसी दोआब और घाघरा गंडक दोआब। निम्न में से कौन प्रदेश प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रसाद सिंह द्वारा बांटा गया बिहार का क्षेत्र है? तो घाघरा गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब, गंगा दियारा क्षेत्र, ये सारा का सारा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि निम्न में से कौन प्रदेश प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह द्वारा बांटा गया बिहार का क्षेत्र नहीं है? तो वो गंडक दियारा प्रदेश नहीं है। निम्न में से कौन प्रदेश प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह द्वारा बांटा गया बिहार का क्षेत्र नहीं है? तो ये है गंडक दियारा प्रदेश। क्या कौन सा है? तो गंडक दियारा प्रदेश। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर में कि निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो ये क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पूरब। निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो उत्तर पूरब। उत्तर पूर्वी बिहार में डैश सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर तक। उत्तर पूर्वी बिहार में 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा जिला बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवहर। निम्न में से कौन जिला बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो शिवहर। बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण, गोपालगंज, सिवान। बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है? सारण, सिवान, गोपालगंज। निम्न में से किस उद्योग का सर्वाधिक विकास घाघरा गंडक दोआब में हुआ है? तो वो हुआ है चीनी। निम्न में से किस उद्योग का सर्वाधिक विकास घाघरा गंडक दोआब में हुआ है? तो चीनी। निम्न में से कौन क्षेत्र बिहार में चीनी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है मीरगंज, छपरा, मढ़ौ।
निम्न में से कौन क्षेत्र बिहार में चीनी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मीरगंज, मढ़ौ, छपरा। निम्न में से कौन जिला गंडक कोसी दोआब के अंतर्गत आता है? तब वो आता है शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। निम्न में से कौन जिला गंडक कोसी दोआब के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर। निम्न में से कौन सा जिला गंडक कोसी दोआब के अंतर्गत नहीं आता है? तो उसका जवाब हो जाएगा बांका। निम्न में से कौन सा जिला गंडक कोसी दोआब के अंतर्गत नहीं आता है? तो बांका। बाकी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली आता है। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली गंडक कोसी दोआब के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है? तो भागलपुर शरीफा के लिए ये गलत है। बाकी दरभंगा आम के लिए, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, हाजीपुर केला के लिए, दरभंगा आम के लिए। 14 नंबर, कौन सी नकदी फसल गंडक कोसी दोआब क्षेत्र का नहीं है? तो ये हो जाएगा जूट। कौन सी नकदी फसल गंडक कोसी दोआब क्षेत्र का नहीं है? तो जूट। बाकी लाल मिर्च, तंबाकू व गन्ना ये गंडक कोसी दोआब क्षेत्र का है। कौन सी नदी फसल गंडक कोसी दोआब क्षेत्र का नहीं है? तो जूट नहीं है। बाकी लाल मिर्च, तंबाकू, गन्ना है। गंडक कोसी दोआब क्षेत्र में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है? तो वो है चनपटिया, बगहा, सुगौली। गंडक कोसी दोआब क्षेत्र में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है? चनपटिया, बगहा, सुगौली। गंडक कोसी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन है? तो वो है बरौनी। गंडक कोसी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन है? तो बरौनी। निम्न में से कौन उद्योग बरौनी में स्थित नहीं है? तो वो है दाल उद्योग। निम्न में से कौन उद्योग बरौनी में स्थित नहीं है? तो दाल उद्योग। निम्न में से किस उद्योग का विकास मुजफ्फरपुर में हुआ है? तो वो हुआ है चावल उद्योग। निम्न में से किस उद्योग का विकास मुजफ्फरपुर में हुआ है? तो चावल उद्योग। निम्न में से कौन जिला कोसी महानदी दोआब क्षेत्र में आता है? तो वो आता है मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया। निम्न में से कौन जिला कोसी महानदी दोआब क्षेत्र में आता है? तो मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया। निम्न में से कौन दोआब क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होने के कारण कृषि, उद्योग और परिवहन आदि की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा कोसी महानंदा। निम्न में से कौन दोआब क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होने के कारण कृषि, उद्योग और परिवहन आदि की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है? कोसी महानंदा। करमनासा सोन दोआब के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो वो आता है भोजपुर, कैमूर, रोहतास। करमनासा सोन दोआब के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो भोजपुर, रोहतास, कैमूर। जलवायु के दृष्टि से कौन दोआब क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला है? तो वो है कर्मनासा सोन। जलवायविक दृष्टि से कौन दोआब क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला है? तो कर्मनासा सोन। कर्मनासा सोन दोआब क्षेत्र में निम्न में से किसका सर्वाधिक विकास हुआ है? तो वो है चावल मिल। कर्मनासा सोन दोआब क्षेत्र में निम्न में से किसका सर्वाधिक विकास हुआ है? तो चावल मिल। निम्न में से कौन जिला सोन क्यूल दोआब के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अरवल, लखीसराय, नालंदा। निम्न में से कौन जिला सोन क्यूल दोआब के अंतर्गत आता है? तो अरवल, नालंदा, लखीसराय। निम्न में से कौन जिला सोन क्यूल दोआब के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन है? तो दरभंगा। निम्न में से कौन जिला सोन क्यूल दोआब के अंतर्गत नहीं आता है? दरभंगा। निम्न में से कौन सत्य है? तो निम्न में से कौन सत्य है? तो ए और बी दोनों ही सत्य है। बिहार शरीफ और ओबरा रेशमी वस्त्र के लिए, मानपुर हथकरघा और एवं गलीचा के लिए। बिहार शरीफ और ओबरा रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और मानपुर हथकरघा और एवं गलीचा मानपुर हथकरघा और गलीचा के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस जिले में सीमेंट एवं खाद्य तेल उद्योग स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है औरंगाबाद में। निम्न में से किस जिले में सीमेंट एवं खाद्य तेल उद्योग स्थापित किया गया है? औरंगाबाद में। बिहार के मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो वो आता है मुंगेर, भागलपुर, बांका। बिहार के मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो मुंगेर, भागलपुर और बांका। बिहार के मैदानी भाग में किस नदी पर जलाशय बनाकर बिहार के मैदानी भाग में किस नदी पर जलाशय बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है? तो वो किया गया है चंदन बरुआ क्यूल। बिहार के मैदानी भाग में किस नदी पर जलाशय बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है? तो चंदन बरुआ क्यूल। निम्न में से किस उद्योग का विकास मुंगेर में हुआ है? तो वो हुआ है
बंदूक, दूध, तंबाकू। निम्न में से किस उद्योग का विकास मुंगेर में हुआ है? तो बंदूक, तंबाकू, दूध। निम्न में से किस जिले में सिल्क उद्योग का विकास हुआ है? तो वो हुआ है सी, भागलपुर। निम्न में से किस जिले में सिल्क उद्योग का विकास हुआ है? तो भागलपुर। कैमूर पठार किस पर्वत का अंग है? तो वो है अरावली। कैमूर पठार किस पर्वत का अंग है? तो अरावली। निम्न में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो वो हुआ है चावल। निम्न में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो चावल। निम्न में से क्या कैमूर पठार में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फॉस्फेट और पाइराइट। कैमूर पठार में क्या पाया जाता है? तो फॉस्फेट और पाइराइट। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो गया, नवादा, जमुई। गया, नवादा और जमुई में, बिहार के गया, नवादा, जमुई में अभ्रक पाया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अफवाह प्रणाली से। ये 14वां नंबर चैप्टर है, इससे देखते हैं अफवाह प्रणाली से क्वेश्चंस। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में अफवाह प्रणाली का आधार नदी है कौन? बिहार में अफवाह प्रणाली का आधार डैश कौन सा नदी है? तो गंगा नदी। बिहार में अफवाह प्रणाली का आधार गंगा नदी है। बिहार के लगभग डैश धरातलीय स्वरूप के विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा 90%। बिहार के लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों का अपवहन के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में औसत वर्षा की मात्रा डैश सेंटीमीटर है? तो वो है 109। बिहार में औसत वर्षा की मात्रा 109 सेंटीमीटर है। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन किसे जानी जाती है? मार्ग अति करने के लिए तो कोसी। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कोसी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा जा गया है? तो वो बांटा गया है कितना? 7। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 7। निम्न में से कौन सी नदी नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद है? तो वो है बागमती, कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा, गंडक। निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद है? घाघरा, गंडक, गंडक, बागमती, बागमती, कोसी। निम्न में से कौन सी नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? तो वो है सोन महानदी। निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? तो सोन महानदी। निम्न में से कौन नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? तो वो कौन सी नदी है? तो देख लीजिए, वो है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो है 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 2500 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो वो होती है 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 445। गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 15,165 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 15,165 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तब वो है उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो करती है बक्सर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो वो करती है कर्मनाशा, गंडक, गंगा। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो गंगा, गंडक, कर्मनाशा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा बाएं तट से मिलती है? तो वो कौन सी नदी है? तो बलान, महानंदा, घाघरा। बलान, महानंदा और घाघरा, जो कि उत्तर की दिशा से आकर मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा यानी दाएं तट से आकर मिलती है, माने इस साइड से आकर मिलती है? तो इसमें भी जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल। दक्षिण दिशा से जाकर कौन मिलती है? तो कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम मनेर के पास आकर मिलती है?
तो कौन मिलती है? तो वो मिलती है सोन। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम मनेर के पास आकर मिलती है? सोन। 18 गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? तो वो बनाती है झारखंड। गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? झारखंड। गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है साहिबगंज। गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? तो साहिबगंज। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो वो है डी 11। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो 11। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है जहानाबाद। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो जहानाबाद। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो वो है बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय। घाघरा नदी का उद्गम स्थल डैश में नाम्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नाम्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? तो सरयू को कौन से नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा। निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? घाघरा। 25 नंबर। 25 कह रहा है कि घाघरा नदी की बिहार में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो है इसका कितने किलोमीटर है? तो 83। घाघरा नदी की बिहार में लंबाई कितने किलोमीटर है? 83। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो वो मिलती है सारण। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो सारण। घाघरा नदी के ऊपरी भाग में किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है तेजा, करनाली, लखनदेई। घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से भी जाना जाता है? तो लखनदेई, करनाली, तेजा। निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है? तो ये कौन बनी है जो 7 धाराओं से मिली है? तो गंडक। निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है? गंडक। निम्न में से कौन सी नदी नारायणी, सालिग्रामी और सदानीरा आदि नामों से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है गंडक। निम्न में से कौन सी नदी नारायणी, सालिग्रामी और सदानीरा आदि नामों से जानी जाती है? तो गंडक। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से हुई है? तो वो हुई है गंडक। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से हुई है? गंडक। गंडक नदी की बिहार की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो है 630। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 630। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर डैश का निर्माण करती है? तो वो करती है गौर्ज। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गौर्ज का निर्माण करती है। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तब वो प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो पश्चिमी चंपारण। किस जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है? किस जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है? तो वो किया गया है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? तब वो लगता है हरिहर क्षेत्र मेला। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला। निम्न में से कौन नदी गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? तो वो होती है बूढ़ी गंडक। निम्न में से कौन सी नदी गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? तो बूढ़ी गंडक। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है? तो वो हुई है बूढ़ी गंडक। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है? तो बूढ़ी गंडक। निम्न में से कौन नगर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन नगर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है? तो मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी
नदी है। तो कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? तो वो है कोहरा, धनौती, तिलावे। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी तिलावे, धनौती, कोहरा। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है? तो बहुत ही आसान सवाल है, कोसी। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? तो कोसी। कोसी नदी कुर्सेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा। कोसी नदी कुर्सेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा। निम्न में कौन बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है? तो वो कौन है? तो वो है बागमती। निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है? तो बागमती। बागमती की उत्पत्ति नेपाल में कौन सी श्रेणी से हुई है? बागमती की उत्पत्ति नेपाल में किस श्रेणी से हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? तो देख लीजिए, 43 का आंसर सी हो जाएगा, महाभारत श्रेणी से। बागमती नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो वो होती है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। बागमती नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। निम्न में से कौन बागमती की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा लाल बकैया, लखनदेई, सिपटी धार। निम्न में से कौन बागमती की प्रमुख सहायक नदी है? तो लाल बकैया, लखनदेई, सिपटी धार। निम्न में से कौन नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो वो होती है कमला। निम्न में से कौन नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? कमला। कमला नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है मधुबनी। कमला नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? मधुबनी। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो वो माना जाता है कमला। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? कमला। निम्न में से कौन कमला की सहायक नदी है? तो वो है भूतही, बालान, ढोरी और सोनी। निम्न में से कौन कमला की सहायक नदी है? सोनी, ढोरी, भूतही, बालान। कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो वो होती है 120। कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 120 किलोमीटर। कमला की प्रमुख धारा कौन है? तो वो है कोसी। कमला की प्रमुख धारा कौन है? कोसी। कोसी नेपाल में डैश स्थान से निकलती है? तो वो है मनोकामना। कोसी नेपाल में मनोकामना स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम क्या है? कौशिकी। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? कौशिकी। निम्न में से कौन कोसी की धारा है? तो वो है ताम्रकोसी, अरुण कोसी और इंद्रवती। निम्न में से कौन कोसी की धारा है? तो इंद्रवती नदी, अरुण कोसी, ताम्रकोसी। कोसी की सातों धाराएं कहाँ मिलती है जहाँ इसका नाम कोसी हो जाता है? तो वो है त्रिवेणी। कोसी की 7 धाराओं कहाँ मिलती है? तो जहाँ इसका नाम कोसी हो जाता है, त्रिवेणी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो वो कहते हैं कोसी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी। कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो वो होती है पूर्णिया, सहरसा, सुपौल। कोसी नदी बिहार के सुपौल, सहरसा, पूर्णिया में प्रवाहित होती है। निम्न में कौन नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है? तो वो है महानंदा। निम्न में से कौन नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है? तो महानंदा। बिहार और बंगाल के साथ कौन सी नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो महानंदा। बिहार और बंगाल के साथ कौन नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? महानंदा। हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो वो होती है पूर्णिया, कटिहार। हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो पूर्णिया, कटिहार। निम्न में कौन बिहार के पठारी प्रदेश की नदी है? तो वो है अजय, उत्तरी कोयल और फला। निम्न में कौन बिहार के पठारी प्रदेश की नदी है? तो फला, उत्तरी कोयल और अजय। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक है? तो वो है सोन। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक है? तो सोन। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाद है? हिरण्यवाह है। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? सोन। निम्न में से किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट है?
तो वो है नर्मदा और महानदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट है? तो महानदी और नर्मदा। निम्न में से किस नदी का प्रवाह अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण करता है? तो वो करता है सोन। निम्न में से किस नदी का प्रवाह अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण करता है? सोन। बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो वो होती है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। सोन नदी की कुल लंबाई डैश किलोमीटर है? तो इसका जवाब हो जाएगा 784 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है? तो वो है 202। कितने किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है? तो 202। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वो है सोन। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सोन। सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है रोहतास। सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो रोहतास। निम्न में से कौन सोन की सहायक नदी है? तो निम्न में से कौन सोन की सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल, रिहंद और कनहर। सोन की सहायक नदी रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल। सोन नदी का प्रथम बांध सोन नदी पर प्रथम बांध कब बनाया गया था? तब वो बनाया गया है 1873 से 74 में। सोन नदी पर प्रथम बांध कब बनाया गया था? तो 1873 से 74 में। सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है डेहरी में। सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है? तो डेहरी में। निम्न में से किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है सोन नदी पर। निम्न में से किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है? तो सोन नदी पर। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ है? तो वो हुआ है 1968। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1968। कोइलवर में बना 1440 मीटर लंबा रेल सह रोड सड़क पुल का निर्माण सीन नदी पर कब हुआ था? तो वो हुआ था 1862 है। कोइलवर में बना 1440 मीटर लंबा रेल सह रोड सड़क पुल का निर्माण सीन नदी पर सोन होगा, सीन नहीं होगा, सोन नदी पर कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में। कोइलवर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? तब वो है प्रोफेसर अब्दुल बारी। कोइलवर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? प्रोफेसर अब्दुल बारी। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है? तो वो है सोन। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है? सोन। फला नदी कहाँ से निकलती है? फला नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। फला नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निरंजना। फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है? निरंजना। फला नदी में कहाँ मुहाने नामक नदी मिलती है? तो वो मिलती है बोधगया। फला नदी में कहाँ मुहाने नामक नदी मिलती है? तो बोधगया। निम्न में से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फल्गु नदी। निम्न में से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फल्गु। बिहार में कहाँ पितृपक्ष मेला लगता है? तो वो लगता है गया। बिहार में कहाँ पितृपक्ष मेला लगता है? गया। निम्न में से किस नदी में पिंडदान किया जाता है? तब वो किया जाता है फल्गु। निम्न में से किस नदी में पिंडदान किया जाता है? फल्गु नदी। फल्गु नदी किस और नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है लीलाजन, अंतःसलिला और कर्मा। देखिए लीलाजन नहीं, निरंजना होगा, निरंजना नदी। फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्मा, अंतःसलिला और निरंजना। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बंट जाती है? तो वो कौन सी नदी है जो बढ़ जाती है? तो फल्गु नदी। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है? फल्गु। निम्न में कौन फल्गु की शाखा है? निम्न में से कौन फल्गु की शाखा है? तो वो है भूतिही, कररुआ और लोकायन। निम्न में से कौन फल्गु की शाखा है? तो भूतही, कररुआ और लोकायन। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है
चौराहा चौराहा पहाड़ी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चौराहा पहाड़ी। पुनपुन नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है कीकट और मागधी। पुनपुन नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो मागधी और कीकट। पुनपुन नदी किस जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? तो वो होती है पटना, अरवल, औरंगाबाद। पुनपुन नदी किस जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? तो औरंगाबाद, अरवल और पटना। पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है? तो वो मिलती है फतुहा। पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है? तो फतुहा। 92 नंबर, निम्न में से कौन पुनपुन की सहायक नदी है? तो वो कौन नदी है जो कि पुनपुन की सहायक नदी है? तो मोरहर, बिलारो और मादर। पुनपुन की सहायक नदी कौन कौन है? तो मादर, बिलारो, मोरहर। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? तो वो होता है जमुई से। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? तो जमुई से होता है। अजय नदी बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है देवघर। अजय नदी बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो देवघर। अजय नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है? तो वो मिल जाती है गंगा। अजय नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है? गंगा। सकरी नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो ये है छोटा नागपुर पठार। सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार। सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होता है? तब वो होता है मुंगेर, नवादा, पटना। सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो पटना, नवादा, मुंगेर। सकरी नदी किस नदी में मिल जाती है? तो वो मिल जाती है गंगा। सकरी नदी किस नदी में मिलती है? तो गंगा। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम सुमागधी है? सुमागधी किस नदी का नाम है? तो सकरी का। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम सुमागधी है? तो सकरी। निम्न में से कौन नदी पंच धाराओं के मिलने से विकसित हुई है? तो वो विकसित हुई है चानन। निम्न में से कौन नदी पांच धाराओं के मिलने से विकसित हुई है? तो चानन। चानन नदी का अन्य नाम क्या है? तो वो है पंचाने। चानन नदी का अन्य नाम क्या है? तो पंचाने। चानन नदी का अन्य नाम क्या है? तो पंचाने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन पंचाने की धारा है? निम्न में से कौन पंचाने की धारा है? तो वो है धरांजे, तिलेगा और पैमार। निम्न में से कौन पंचाने की धारा है? तो पैमार, तिलेगा और धरांजे। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है विंध्याचल पहाड़ में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विंध्याचल पहाड़ में। कर्मनाशा नदी चौसा के पास किस नदी में मिल जाती है? तो वो मिल जाती है गंगा में। कर्मनाशा नदी चौसा के पास किस नदी में मिल जाता है? तो गंगा। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? तो वो माना जाता है कर्मनाशा। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? कर्मनाशा। क्यूल नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? तो वो हुआ है हजारीबाग। क्यूल नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? तो हजारीबाग। क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो जमुई। क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो जमुई। निम्न में से कौन क्यूल की सहायक नदी है? तो वो है हलाहल, अंजन और बरनर। निम्न में से कौन क्यूल की सहायक नदी है? तो बरनर, अंजन और हलाहल। क्यूल नदी लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास किस नदी में मिल जाती है? तो वो है गंगा। क्यूल नदी लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास किस नदी में मिल जाती है? तो गंगा। अब देखिए गर्म जल कुंड। गर्म जल कुंड में निम्न में से कौन खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गंधक। गर्म जल कुंड में निम्न में से कौन खनिज पाया जाता है? गंधक। निम्न में से कौन गर्म जल कुंड राजगीर में स्थित है? तो वो है ABC सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड और सप्तधारा। निम्न में से कौन गर्म जल कुंड राजगीर में स्थित है? तो सप्तधारा, ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड। मखदुम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? तो वो है राजगीर में। मखदुम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। मुंगेर स्थित गर्म कुंड मूलतः डैश
की पहाड़ियों में स्थित है? तो वो है खड़गपुर। मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है। निम्न में से कौन लाल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो वो है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और सीता कुंड। निम्न में से कौन लाल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड। ऋषि कुंड, अन्न कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड किस जिले में स्थित है? तो वो है मुंगेर जिले में। ऋषि कुंड, अन्नकुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में। निम्न में से कौन गर्म जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो वो है पंचतर कुंड और भरारी कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड। निम्न में कौन गर्म जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो श्रृंगार ऋषि कुंड और भरारी कुंड और पंचतर कुंड। भीम बांध किस जिले में स्थित है? तो वो है भीम बांध किस जिले में स्थित है? तो अरवल में। अग्निकुंड नामक गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गया में। कहाँ पाया जाता है? गया में। अग्निकुंड नामक गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है? गया में। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है? तो वो है ब्रह्मकुंड। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड का तापमान कितना सेंटीग्रेड होता है? तो 870 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रह्मकुंड का तापमान कितना सेंटीग्रेड है? तो 870। ये शायद गलत होगा या 87 होगा। जलप्रपात देख लीजिए, जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात में बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र के डैश जिले में पाया जाता है। तो कौन से जिले में? तो गया, कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र के रोहतास, कैमूर, गया में पाया जाता है। ककोलक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वो है नवादा में। ककोलक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नवादा में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ककोलक जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 47 मीटर। ककोलक जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 47 मीटर। ककोलक जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट में बताना है? तो वो है 160 फीट। ककोलक जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? तो 107 फीट, सॉरी हाँ 160 फीट। डैश पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से ककोलक जलप्रपात बना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से ककोलक जलप्रपात बना है। ककोलक जलप्रपात बना है तो कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं। सुखलदारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश और बिहार में। सुखलदारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। सुखलदारी जलप्रपात का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो वो हुआ कन्हर नदी से। सुखलदारी जलप्रपात कन्हर नदी से। 8 नंबर, धुआंधार जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है ताराचंदी पहाड़ी पर। धुआंकुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ताराचंदी। धुआंकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है बक्सर। धुआंकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बक्सर। धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कौव नदी पर। धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौव नदी पर। नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वो है रोहतास। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रोहतास। दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो वो अन्य नाम क्या है दोस्तों? खादरकोह। दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो खादरकोह। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 90 मीटर। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 90 मीटर। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? तो वो है 300 फीट। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? तो 300 फीट। जियारकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है भोजपुर। जियारकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो भोजपुर। जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है फुलवरिया। जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फुलवरिया। तमासीन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है महाने। तमासीन
तमासिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महाने। खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास। खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रोहतास। खुआरी दाह जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 180 मीटर। खुआरी दाह जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 180। खुआरी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है आसाने। खुआरी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आसाने। राकिम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतास में। राकिम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रोहतास में। राकिम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है गायघाट। राकिम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो गायघाट। ओखारिन कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतास। और ओखारिन कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास। नेक्स्ट, ओखारिन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है गोपथ। ओखारिन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोपथ। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 कह रहा है कि ओखारिन कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 90 मीटर। ओखारिन कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 90 मीटर। सुवारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतास। सुवारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास। सुवारा जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 120 मीटर। सुवारा जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 120 मीटर। देवदारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है रोहतास। देवदारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रोहतास। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कर्मनासा। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्मनासा। देवदारी जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 58 मीटर। देवदारी जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 58। तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतास। तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास। तेलहर कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है पश्चिम सुवारा। तेलहर कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पश्चिम सुवारा। तेलहर कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वो है 80 मीटर। तेलहर कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 80 मीटर। अब झील के बारे में देखिए। झील में पहला सवाल करा है कि निम्न में से किस नदी पर बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? तो वो है महानंदा, बूढ़ी गंडक और कोसी। निम्न में से किस नदी द्वारा बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? तो कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा। झील नुमा जलमग्न क्षेत्र के उत्तर बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो झील नुमा जलमग्न क्षेत्र के उत्तर बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मान ताल चौर। चौर ताल मान। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है बेगूसराय। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय। कांवर झील का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 16 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 16। निम्न में से कौन एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील है? तो वो है कांवर झील। निम्न में से कौन एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील है? कांवर झील। कांवर नदी का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है? तो वो हुआ है गंडक। कांवर नदी का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है? तो गंडक। निम्न में कौन वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लेप लाराल्स, बेल्स नेरिया और पोटोमोगेंटन। निम्न में से कौन वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है? तो पोटोमोगेंटन और बेल्स नेरिया और लेप्ल राल्स। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? तो वो है दरभंगा जिले में। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा। कुशेश्वर स्थान झील में किस नदी से पानी आता है? तो वो आता है कमला और करेह। कुशेश्वर स्थान किस झील में किस नदी से पानी आता है? तो कमला और करेह। कुशेश्वर स्थान झील को कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया 1972। कुशेश्वर स्थान झील को कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? 1972। धोधा झील किस जिले में स्थित है? तो वो है कटिहार। धोधा झील किस जिले में स्थित है? कटिहार। धोधा झील का जल स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? धोधा झील का जल स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो वो कौन सी नदी है? देख लीजिए, वो है महानंदा। धोधा झील कौन सी नदी पर है? महानंदा। सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? तो वो है
सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? तो सहरसा। निम्न में कौन सिमरी बख्तियारपुर झील की प्रमुख झील है? तो वो है गोबरा, सरदिया, जमुनिया। निम्न में से कौन सिमरी बख्तियारपुर झील की प्रमुख झील है? जमुनिया, सरदिया, गोबरा। आर्द्रभूमि क्षेत्र का पहला सवाल, निम्न में से कौन सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है? तो वो है रामसर। निम्न में से कौन सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है? रामसर। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1971। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। रामसर नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो वो है ईरान। रामसर नामक स्थान किस देश में स्थित है? ईरान। निम्न में से कौन आर्द्रभूमि का उदाहरण है? तो वो है दियार, मन, चौर। निम्न में से कौन आर्द्रभूमि का उदाहरण है? चौर, मन, दियार। निम्न में से कौन आर्द्र क्षेत्र बिहार में स्थित है? तो वो है कुशेश्वर, बारीला, कांवर झील। निम्न में से कौन आर्द्र क्षेत्र बिहार में स्थित है? कांवर झील, बारीला, कुशेश्वर स्थान। बारीला आर्द्र क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है वैशाली। बारीला आर्द्र क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली। बिहार के कुल आर्द्र निम्न भूमि में कितना प्रतिशत स्वामित्व निजी है? तो वो है 21। बिहार के कुल आर्द्र निम्न भूमि में कितना प्रतिशत स्वामित्व निजी है? 21। उदयपुर झील किस जिले में स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। उदयपुर झील किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। भूसरामन कहाँ स्थित है? तो भूसरामन स्थित है मुजफ्फरपुर में। भूसरामन कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। ब्रह्मपुरा मन कहाँ स्थित है? तो वो है मुजफ्फरपुर में। ब्रह्मपुरा मन कहाँ स्थित है? तो वो भी मुजफ्फरपुर में। केसरिया चौर किस जिले में स्थित है? तो केसरिया चौर किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में। केसरिया चौर पूर्वी चंपारण में स्थित है। चैता चोड़े कहाँ स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण में। चैता चोड़े कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। मानसी चोड़ कहाँ स्थित है? तो वो है खगड़िया में। मानसी चोड़ कहाँ स्थित है? खगड़िया में। खगड़िया में। भरथुआ चौर किस जिले में स्थित है? तो वो है मुजफ्फरपुर। भरथुआ चौर किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर। भगवा चौर किस जिले में स्थित है? तो वो है सहरसा। भगवा चौर किस जिले में स्थित है? तो सहरसा। बोरा चोरे कहाँ स्थित है? तो वो है सहरसा। बोरा चोरे कहाँ स्थित है? तो सहरसा। परवा मुरली चोरे कहाँ स्थित है? तो वो है सहरसा। परवा मुरली चोरे कहाँ स्थित है? सहरसा। मुरादपुर चोरे किस जिले में स्थित है? तो वो है सहरसा। मुरादपुर चोरे किस जिले में स्थित है? सहरसा। हरिया चोरे किस जिले में स्थित है? तो वो है सारण। हरिया चोरे किस जिले में स्थित है? तो सारण। राघोपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वो है वैशाली जिले में। राघोपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वैशाली। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जलवायु एवं मिट्टी। जलवायु का पहला चैप्टर। जलवायु के रूप में पहला चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार में कौन से कटिबंध में स्थित राज्य है? तो वो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? तो वो है मानसूनी और भूमध्य सागरीय। बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? तो मानसूनी और भूमध्य सागरीय। निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? तो CWA। निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? CWA। किस स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो वो पड़ता है अक्षांश। किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो अक्षांश। निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? तो वो है वर्षा की मात्रा, वन, समुद्र से दूरी। निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? समुद्र से दूरी, वन और वर्षा की मात्रा। बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आर्द्र। बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र। उत्तर पश्चिम बिहार गोपालगंज, सिवान एवं सारण से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आर्द्र शुष्क। उत्तरी पश्चिम बिहार गोपालगंज, सिवान एवं सारण में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र शुष्क।
राज्य में वर्षा की मात्रा पूरब से डैश की ओर घटती है, तो वो घटती है पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर घटती रहती है। 9 नंबर कह रहा है कि मई जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी। मई जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी। जाड़े के दिनों में पछुआ बिछोड़ के कारण डैश चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है, तो वो हो जाएगा आंसर डी शीतोष्ण। जाड़े के दिनों में पछुआ बिछोड़ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है, शीतोष्ण। टी बार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है, तो वो रखा है उपोष्ण कटिबंध। टी बार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है, तो उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है, तब वो होता है मई। बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है, तो मई। बिहार में चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लू। बिहार में चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु को क्या कहा जाता है, लू। मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तब वो जाना जाता है नॉर्वेस्टर। मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है, तो वो है गया। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है, गया। मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले आता है, तो वो आता है किशनगंज। मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है, किशनगंज। बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है, तो वो है किशनगंज। बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है, किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो होती है किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, किशनगंज। किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो वो होती है 180। किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो 180 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा डैश सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो वो होती है 200 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मिट्टी से देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सूक्ष्म जीवाणु, वायु, ह्यूमस। निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो ह्यूमस, वायु, सूक्ष्म जीवाणु। मिट्टी निर्माण में किस जलवायविक कारक की मुख्य भूमिका होती है, तो वो होती है तापमान, आर्द्रता, जल। तापमान, आर्द्रता और जल। राज्य के 90% धरातल पर मिट्टी है, राज्य के 90% धरातल पर मिट्टी है, तो वो है जलोढ़। राज्य के 90% धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बलसुंदरी। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय, क्षारीय, बलुई। बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, बलुई। बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो वो होती है चूना, पोटास, नाइट्रोजन। बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, नाइट्रोजन, पोटास, चूना। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, खादर। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो वो है गहरा भूरा। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा। खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है, तो वो मिलता है कोसी घाटी, बूढ़ी गंडक घाटी, गंगा घाटी। खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है, तो गंगा घाटी, बूढ़ी गंडक घाटी, कोसी घाटी। खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है, तो वो होता है धान। खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है, धान। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है, तो वो होती है जूट। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है, जूट।
खादर मिट्टी में डैश की कमी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है, तो वो हुआ है पुनपुन, सोन, फल्गु। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है, फल्गु, पुनपुन, सोन। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 4। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, 4। निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है, तो वो है कगारी, बलथर, टाल। निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है, तो कगारी, टाल, बलथर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगारी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है सोन, पुनपुन, क्यूल। निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगारी मिट्टी पाई जाती है, तो क्यूल, सोन, पुनपुन। कगारी मिट्टी में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है, तो वो होती है चूना। कगारी मिट्टी में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है, चूना। वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में किस मिट्टी में कैसी मिट्टी पाई जाती है, वर्षा काल में जल प्लाविता क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, टाल। वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, टाल। टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दलहन। टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दलहन। करैल कैबाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर। करैल कैबाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा। निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है, निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का, इसका करैल कवाल का। निम्न में से किसकी उपस्थिति करैल कवाल मिट्टी की होती है, तो वो होती है बालू चीका सिल्ट। निम्न में से किसकी उपस्थिति करैल कवाल मिट्टी में होती है, तो बालू, सिल्ट, चीका। छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा बलथर मिट्टी। बलथर। छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बलथर। बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो वो है जमुई, नवादा, बांका। बिहार के किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो जमुई, बांका, नवादा। निम्न में से किससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो होता है ग्रेनाइट, सिएट, नेस। निम्न में से किससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ग्रेनाइट, नेस, सिएट। लाल पीली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है, तो वो होता है मोटे अनाज, जूट, दलहन। लाल पीली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है, मोटे अनाज, दलहन, जूट। 16 चैप्टर देखिए, वन एवं वन्यजीव जंतु का पहला सवाल देखिए। वन से बिहार में कितने क्षेत्रफल पर वन है, ये गलत क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर गलत हो जाए, इसका मत याद करिए क्योंकि ये 2019 का डेटा है, तो आप इस सब को छोड़ते हुए चल पढ़िए। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है, ये सब पुराने डेटा हैं, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। अभी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पढ़ने के काम आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन सच में पढ़ने के लायक नहीं है क्योंकि अब क्वेश्चन बदल गया है ना, ये सारे क्वेश्चन पुराने रिपोर्ट से हैं, अभी नया रिपोर्ट आ गया है। आप इसको क्या करिएगा कि एक नया रिपोर्ट आया है तो उससे पढ़ लीजिएगा, इसको मत पढ़िए, सब बेकार हो जाएगा। वन्यजीव जंतु ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि सारे के सारे डेटा इसमें चेंज हो गए हैं। ये वाला पक्षी अभयारण्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन ही हटाने वाला है। तो वन्यजीव जंतु और संरक्षण देख लीजिए। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1972 में। वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं,
तो वो हैं 1। वर्तमान समय में बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 1। वर्तमान समय में बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 12। वर्तमान समय में बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 12। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आपको ये आसानी से पता होगा, 5 का बी, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1989। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में। नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो है जमुई। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो वो है जमुई में। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? जमुई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो वो है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो है दरभंगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? दरभंगा। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो है मुंगेर। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? मुंगेर। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रय यानी किस जिले में है? तो वो है भागलपुर। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रय सनी किस जिले में है? भागलपुर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। पंत वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो वो है नालंदा में। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में। बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिला में स्थित है? तो वो है वैशाली। बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिला में स्थित है? तो वैशाली। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर वन्य प्राणी कैमूर वन्य आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतास और कैमूर में। रोहतास और कैमूर में कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी जिला में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो वो है पटना में। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो पटना में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो वो है 899 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 899। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के, ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो वो है संजय गांधी जैविक उद्यान में। बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? संजय गांधी जैविक उद्यान। राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है? तो 2 लाख। राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है? 2 लाख। जंगली जानवरों से गंभीर रूप से घायल होने पर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है? तो 60,000। जंगली जानवरों से गंभीर रूप से घायल होने पर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है? 60,000। नीलगाय को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया? तो वो किया गया अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी। नीलगाय को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया? तो जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी। तो दोस्तों ये था ज्योग्राफी का एक वीडियो में ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा पॉलिटी का, उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक का आएगा, मैंने बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है वो। इसके बाद आप इतने सारे क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बिहार स्पेसिफिक से सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे और आप खुद से मैप का, बिहार का जो मैप होता है उन सारे ज़िलों को आप याद करने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। तो आप लोग देखते रहें। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो अब आप लोग को छोड़े चलता हूँ यहाँ यहीं पे इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।